गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्वा से बोल रहा हूँ। आज सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर से संबंधित एक विषय पर चर्चा करेंगे। वह विषय है क्वेश्चनायर अथवा प्रश्नावली। प्रश्नावली का क्या अर्थ है और इसके क्या प्रकार होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में सामग्री संकलन हेतु एक सरल, सस्ती व अच्छी प्रणाली है। यह प्रणाली बड़े एवं दूर तक फैले हुए क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है। अल्प विकसित देशों में यह प्रणाली पर्याप्त लोकप्रिय होते जा रही है। इस क्रम में लुंडबर्ग के अनुसार प्रश्नावली क्या है, उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार प्रश्नावली मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसके प्रति शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का निरीक्षण प्रकट करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर PV यंग के अनुसार सामाजिक वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख माप योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। JD पोप के अनुसार एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में जिनका की सूचनादाता को बिना एक अनुसंधान करता अथवा प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता का उत्तर देना होता है, परिभाषित किया जा सकता है। साधारणतया प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजा जाता है, लेकिन यह लोगों में भी वितरित की जा सकती है। प्रत्येक देश में यह सूचना प्रदान करने वाले के द्वारा भरा जाता है। इसी क्रम में बोगाट्स का कहना है कि प्रश्नावली एक समूह के व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु प्रश्नों की एक तालिका है। अर्थात उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नावली संबंधित समस्या के बारे में प्रश्नों का वह प्रपत्र अथवा सूची है जिसे विस्तृत एवं बिखरे क्षेत्र में बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता से कम समय में सूचनाएं एकत्र करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। साधारणतः यह प्रणाली विभिन्न व्यक्तियों से सूचना संकलन हेतु अपनाई जाती है। प्रश्नावली के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, निर्दिष्ट अथवा संरचनात्मक प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रश्न स्पष्ट, निश्चित व पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रश्नों का निर्माण पहले ही कर लिया जाता है। साक्षात्कार के समय इस प्रश्नावली का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र और प्राथमिक सूचनाओं के संग्रह के लिए किया जाता है। दूसरी प्रश्नावली है अनिर्दिष्ट अथवा असंरचनात्मक प्रश्नावली। असंरचनात्मक प्रश्नावली को साक्षात्कार निर्देशिका भी कहा जाता है। इस प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण पहले नहीं किया जाता, बल्कि अध्ययन के क्रम में किया जाता है और समय समय पर उनमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग फोकस्ड अथवा केंद्रित, गहन एवं अनिर्दिष्ट साक्षात्कारों में किया जाता है। इसके अलावे तीसरी प्रमुख प्रश्नावली है बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता के उत्तरों को प्रश्नों के द्वारा निश्चित सीमा में बांध दिया जाता है। अधिक सरल व सुविधाजनक होने के कारण सूचनादाता इनको भरकर शीघ्र लौटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका परिवार कैसा है? क्वेश्चन दिया होता है, उसमें ऑब्लिक में दिया होता है संयुक्त और एकाकी। दूसरा, आपके यहाँ किस प्रकार के विवाह होते हैं? जातीय विवाह होते हैं या अंतर्जातीय विवाह होते हैं? इस प्रकार के सवाल प्रतिबंधित प्रश्नावली में होते हैं। चौथी प्रमुख प्रश्नावली है अप्रतिबंधित प्रश्नावली। ऐसे प्रश्नावली
में सूचनादाता को खुलकर विचार रखने की स्वतंत्रता होती है और इस प्रकार विवरणात्मक अथवा गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रश्नावली में उचित स्थान छोड़ दिया जाता है, जैसे स्वशिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है। दूसरा, भारत में मद्य निषेध के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में सूचनादाता को विस्तार पूर्वक उत्तर देना होता है। पांचवी प्रश्नावली, चित्रयुक्त प्रश्नावली। आधुनिक युग में मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वह लंबे लंबे प्रश्नों का उत्तर दे, इसलिए चित्रों के द्वारा प्रश्नावली को अधिक से अधिक नवीन, आकर्षक व सरल बना दिया जाता है। व्यस्त व्यक्ति भी ऐसी प्रश्नावलियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और प्रश्नों को सुविधापूर्वक ढंग से समझा सकते हैं। इस प्रश्नावली को भरने में कम प्रयत्न और समय की आवश्यकता होती है और उत्तरों की जांच भी सरलता से की जा सकती है। छठवीं प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। यह प्रश्नावली ना तो शुद्ध रूप से प्रतिबंधित ही होती है और ना ही अति अप्रतिबंधित भी। दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में अधिकांश प्रश्नावलियाँ इसी क्रम में होती है। प्रश्नावली के निर्माण में मुख्य चरणों की विवेचना की जा सकती है। इस विधि द्वारा अनुसंधान की सफलता सामान्य इसकी रचना एवं निर्माण की विधियों पर निर्भर करती है। प्रश्नावली का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के सूचनादाता से उसे बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता से समझ सके एवं सही उत्तर प्रदान कर सके, इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। जैसे पहला, समस्या का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना। समस्या के किन किन पहलुओं से संबंधित प्रश्नों को प्रश्नावली में लेना है, यह निश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन विषयों के बारे में अनुसंधानकर्ता पूर्ण जानकारी प्राप्त करे। विषय के बारे में प्रश्नावली बनाने से पूर्व पर्याप्त जानकारी कर लेने से, समस्या से संबंधित प्रश्नों को तैयार कर लेने से ही अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है तथा समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न प्रश्नावली में छूट नहीं पाएगा। इसके साथ ही साथ प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न को स्थान देने से पहले यह विचार अनुसंधानकर्ता को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह प्रश्न अनुसंधान में कितना सहयोग दे सकता है। चूँकि आवश्यक प्रश्नों का ना तो कोई सूचनादाता उत्तर ही देना चाहेगा, साथ ही इससे समय, श्रम और धन का भी दुरुपयोग होता है। प्रश्नावली के निर्माण में दूसरा चरण है प्रश्नों की प्रकृति तथा भाषा। इस संबंध में पीवी यंग की उक्ति उल्लेखनीय है। प्रश्नावली का बिना एक क्षेत्र कार्यकर्ता के सहयोग अथवा निगरानी के दूर से ही उत्तर देना होता है। इसलिए उन कारकों को मस्तिष्क में निरंतर रखना आवश्यक है जो यथार्थ उत्तरों को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक उपयुक्त है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रश्नों की भाषा और प्रकृति इस प्रकार हो कि जिसके द्वारा सूचनादाता प्रश्नों का अधिकतम एवं सही उत्तर देने के लिए प्रेरित हो। इसके लिए निम्न बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे पहला, प्रश्नों की स्पष्टता एवं विशिष्टता। प्रश्नों का सरल होना, इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा होना, योग्य प्रश्न होना, प्रश्नों की न्यूनतमता होना या आगणन, ये इन बातों का ध्यान रखने की अति आवश्यक है। तीसरी, प्रश्नों की भौतिक पक्ष। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रश्नावली का आकार हो, उसकी सामग्री और उसका रंग, प्रश्नावली की लंबाई, पदों की संख्या आदि विशेष स्थान रखती है। प्रश्नावली की पूर्व जांच। प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा से आशय यह है कि उसकी विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता को निश्चित किया जा सके। प्रश्नावली परीक्षा के द्वारा जितनी शुद्ध होगी, उनके द्वारा प्राप्त उत्तर अपने आप ही उतने अधिक विश्वसनीय होंगे एवं उनके द्वारा प्राप्त प्रमाणों की सत्यता की उतनी ही अधिक संभावना होगी।
इस संबंध में स्लेटो की उक्ति उल्लेखनीय है। संक्षेप में, पूर्व जांच की प्रणाली कार्य प्रणालियों की पर त्रुटियों को निकालने का साधन उपलब्ध करती है। पूर्व जांच करती है आवश्यक रूप से एक परीक्षा है जिसमें सफल परीक्षाओं की पुनरावृत्ति की जाती है एवं जब अंतिम प्रश्नावली समूह को भेज दी जाती है तो विभ्रम निकल जाते हैं। पांचवी है सहगामी पत्र। प्रश्नावली का निर्माण कर उसमें जो आवश्यक संशोधन हो उसे परिवर्तित कर तैयार कर लेना चाहिए। प्रश्नावली को भेजते समय उसके साथ व्यक्तिगत रूप से एक पत्र भी संलग्न कर लेना चाहिए। सूचनादाताओं से अनुसंधान कार्य में उनके सहयोग प्रदान कार्य हेतु प्रार्थना की गई हो। इस पत्र में प्रश्नावली का उद्देश्य भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। अपने पत्र में सूचनादाता को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को उनके विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जाएगा। छठवां है प्रश्नावली को भेजना। प्रश्नावली भेजते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। समस्त प्रश्नावली को एक साथ भेजना चाहिए ताकि वे भरकर एक साथ वापस लौटा सके। दूसरा, प्रश्नावली को ऐसे समय में भेजना चाहिए कि यह साप्ताहिक छुट्टी के 1-2 दिन की पूर्व सूचनादाता के पास पहुंच जाए। तीसरा, प्रश्न पत्रों के साथ टिकट लगा वापसी लिफाफा पता के साथ भेजना चाहिए। चौथा, अनुगामी पत्र। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वापसी टिकट लगे लिफाफे के साथ भी प्रश्नावली भेज देने पर प्रश्नावली सूचनादाता द्वारा लौटाई नहीं जाती। ऐसी अवस्था में थोड़े समय बाद सूचनादाता के पास प्रश्नावली लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र भेजा जाता है। इसे ही अनुगामी पत्र कहा जाता है। अर्थात प्रश्नावली अविश्वसनीय तब होता है जब अधिकतम सूचनादाताओं ने प्रश्नों को भिन्न भिन्न अर्थों में समझा हो एवं भिन्न भिन्न समझकर उन्हें भिन्न भिन्न उत्तर दिए हों। अतः प्रश्नावली के उत्तरों की विश्वसनीयता का अभिप्राय यही है कि यदि उस प्रश्नावली द्वारा और उसी के समान क्षेत्र में अध्ययन का पुनरावृत्ति की जांच हो तो उसके द्वारा प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष भी समान होने चाहिए।